साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं उपन्यास झूठा सच। इसमें हमने लगभग 60 भाग देखे हैं और आप आगे का भाग देखेंगे। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि कनक जो है दिल्ली आई है और वो दिल्ली आने के बाद वह रतन और जो शीलो का नाम रतन के यहाँ चीनी रखा गया था और चन्ना रखा गया था और वह आई है। और अब वह शाम के समय तारा दफ्तर से लौट कर आने के बाद रतन जो है कनक को तारा के पास लेके जाने वाला है मिलने के लिए। यहाँ तक हमने देखा था और यह भी देखा था कि तारा को मिसेज अग्रवाला ने भी बुलवाया था और अग्रवाला ने बुलवाया था, लेकिन अग्रवाला के वहाँ न जाकर यहाँ तक हमने देखा था। तारा को उस संध्या मिसेज अग्रवाला ने बुलावा रखा था। सोचा उन्हें फ़ोन कर देगी, यानी वह तारा को भी मिसेज अग्रवाला ने बुलवाया था, आमंत्रित किया था, तो उसको फ़ोन करके बता देगी। मन में कल्पना विकल्पना रहती रही, मिलने आने का क्या प्रयोजन, यानी अचानक कनक मिलने आई तो इसका क्या प्रयोजन है, मुझे क्या भय है। यानी उस तारा सोच रही कि मुझे क्या भय है, मुझे तो सोमराज के साथ रहना नहीं है। तो वह तारा को लग रहा है कनक जो है सोमराज के बारे में या ससुराल के बारे में कुछ बताने संदेश लेकर आई हूँ, लेकिन वो कहती कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ और वह खुद की नौकरी कर रही है। यहाँ तक हमने देखा था। तारा ने दफ्तर से लौटकर पूरनदेई को कह दिया था, जालंधर से भाभी दिल्ली आई है, 6 बजे यहाँ आएगी, उसके साथ ही चाय पीऊँगी, परसों से कुछ फल मिठाई मंगवा दो। यानी वह तारा दफ्तर से आई और पूरनदेई से कहने लगी, पूरनदेई जो सीता की माँ है वो उसको कहने लगी जालंधर से भाभी आई है और वो 6 बजे के आसपास यहाँ पर आने वाली है, उसके साथ ही चाय पी लूँगी। जो परसों जो नौकर है उसको कहकर बाजार से कुछ फल और मिठाई मंगवा लो। समाचार सुनकर उत्साह से पूरनदेई की धड़कन बढ़ गई थी। तारा की भाभी उसकी भी बहू थी। सुन चुकी थी कि तारा का बड़ा भाई जग्गी जालंधर में अखबार का साहब और मेंबर बन गया था। यानी वह तारा की भाभी यानी पूरनदेई की बहू होती है और वह पूरनदेवी भी खुश हो जाती है। और वह उसने सुना था जो पुरी को जग्गी भी कहते हैं, और उसने सुना था कि जो जग्गी है तारा का बड़ा भाई पुरी, वह जालंधर में रहता है और उसने अखबार का काम भी संभालता है, जो नाजिर अखबार पत्र चलाता है और मेंबर भी बना है। बहू बड़े घर की अंग्रेजी बड़ी पढ़ी लड़की थी, यानी बहू कनक जो है बड़े घर की लड़की थी और अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी। परसों को समझ ही क्या थी, 3 दिन पहले उसने चायदानी का ढक्कन तोड़ दिया था। यानी परसों जो था उसका नौकर था और उसको परसों को क्या था, उसने 4 दिन पहले ही ढक्कन तोड़ लिया था। परसों को समझ ही क्या थी, 3 दिन पहले उसने चायदानी का ढक्कन तोड़ दिया था। कटोरी से ढक कर काम चलाना पाए। जो चायदानी रहती है, जो आजकल के शब्दों में कहा जाए तो थर्मास, वो थर्मास का ढक्कन टूट गया था और उस पर कटोरी रख कर काम चला रहे हैं। ताई के यहाँ से चायदानी मंगवा सकती थी, परंतु ताई को खबर देकर यानी तो पड़ोसन थी ताई, उससे मंगवा कर चायदानी लेनी थी, लेकिन उसको तो खबर राय देनी थी। लेकिन बहू पहली बार आ रही थी, मुंह दिखाई या शगुन में क्या कुछ देना चाहिए। यानी वो बहू जो है कनक जो है पहली बार आ रही है, उसको मुंह दिखाई में क्या देना है या किस प्रकार वह रस्म होती है, यह वो ताई से पूछना चाहती है पूरनदेई। पूरनदेई का यह सब करने देखने का अवसर कहाँ मिला था। यानी पूरनदेई ने यह सब कुछ भी जो रस्में हैं रिवाज है यह देखने का अवसर न मिला था, क्योंकि उसका पति मर जाने के बाद फिर वो इधर ही आ गया और फिर विभाजन हुआ और फिर वो सीता को लेकर भागदौड़ करने लगी, यहाँ वहाँ जाने लगी। पुराने ज़माने में उसके विवाह के समय की तरह ₹1.25 7 जोड़े छुआरे, 1 जुड़ू, 1 नारियल के 2 टुकड़े बहू की झोली में डाल देने से तो काम नहीं चल सकता था। यानी वह जिस समय वो पूरनदेई विवाह करके गई थी, उस समय की जो परंपरा थी उन्हीं के अनुसार उसके आंचल में, झोली में यानी आंचल में
कुछ 1.25 और 7 जोड़े चुहारे, 1-2 यानी वो नारियल के टुकड़े, और वह ऐसा वह सब कुछ बदल गया था। आप 5-10 रुपये देने की रीत चल गई थी, यानी आप जो है 1.25 या 1 रुपया कोई नहीं लेता था, 5-10 रुपये देने की रीत थी। ताई से पूछ लेना ही ठीक था, यानी ताई से पूछ लेना ठीक लगता है पूरनदेही से। इतना बड़ा समाचार पड़ोसन में किसी को बताए बिना वह कैसे हजम कर लेती, यानी इतनी बड़ी खुशी हो रही थी और वह पड़ोसियों को बताना चाहती थी। मेहता के यहाँ भी बताना ज़रूरी था कि बहू को देखे जाए, नहीं तो बाद में उल्लाहने सुनने पड़ेगी। अभी मेहता यानी जो सीता की शादी हुई है वह उसमें उनको ही बताना ज़रूरी था, नहीं तो बाद में वो लोग ताने दे देंगे कि बहू आई और हमको मिलाया नहीं। कनक और तारा 5.5 बरस बाद मिली थी, यानी वो कनक और तारा 5-5.5 साल के बाद मिली थी। कनक ने उल्लास से तारा को आलिंगन में लिया। तारा भी शील और विनय से भाभी से वैसे ही मिली थी, परंतु कनक की छलकती आंखों ने तारा का मन जीत लिया। लगा जैसे बहुत पुरानी आत्मीय सहेली को पा लिया हो, यानी वो 1-2 मिली और मिलने के बाद तारा और कनक मिलने के बाद एक दूसरे को आलिंगन में लिया, और तारा भी शील और तारा भी एक हृदय को संभाल कर खड़ी रही, विस्मय से भाभी की ओर देखती रही। और इतने में कनक की आंखों से आंसू बरस जाते हैं और यह देखकर ऐसा लगता है कि तारा को यह जो मेरी बचपन की यानी बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली मिल गई है, और दोनों में आत्मीयता के साथ सहेली भाव है, एक दूसरे के मित्र है। कंचन को भी प्यार से गले लगाया, यानी तारा ने कंचन को भी गले लगाया। टोटी हाथ में लेकर बोली, हाय इतनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी लग रही है, तुम तो दिल्ली में ही रहती हो। यानी वो कंचन कह रही कि इतनी बड़ी हो गई हो, तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो और तुम दिल्ली में रह रही हो। तारा ने कनक के घुटने से चिपकी हुई जया को गोद में लिया। जया सहसा परिचय बना लेने के लिए तैयार न हुई। तारा को उसकी काफ़ी खुशामद करनी पड़ी, यानी जया जो है वह कनक के घुटनों को चिपक कर खड़ी है और वह जया को तारा लेकर स्नेह करना चाहती है, लेकिन जया उसके पास जाने से इनकार करती है क्योंकि वो बच्ची है। लेकिन बहुत कुछ समझाना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है। कनक और तारा 5 बरस पहले मिली थी तो लड़कियां थी, आप दोनों युवतियां हो चुकी थी। दोनों के शरीर भर गए थे। कनक का शरीर तारा की अपेक्षा 20 लग रहा था। कनक तारा के चेहरे से आँख नहीं हटा पा रही थी, यानी वो कनक और तारा जो 5 साल पहले मिले थे तो वहाँ लड़कियाँ थी, युवतियाँ थी, उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन अब मिली है तो वो दोनों में उम्र भी बढ़ गई है, 5 साल बाद मिले हैं तो वह उसके शरीरों में अंग में बदलाव आया हुआ है। कनक की शादी हुई है, उसकी एक लड़की है और दोनों का शरीर अब एक भद्र सा यानी कि बड़ा होने लगा है और वो एक दूसरे को देख रही है। और कनक जो है तारा के शरीर को अपेक्षा 20 यानी देख रही है। उसे तारा 5 बरस पूर्व की अपेक्षा अधिक प्यारी, रबोली और सुंदर लग रही है। यानी वो तारा जो है अब कनक को तारा पहले से सुंदर अब वो लग रही है। कनक भोला पांडे की गली में गई थी तो तारा घर में मसले कुचले कमीज सलवार पहने चटाई पर बैठी परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ रही थी। यानी वो 5 बरस पूर्व जब वह कनक भोला पांडे की गली लाहौर में वह उनके घर गई थी तारा जो थी महिला कुचला कमीज पहनकर वह एक चटाई पर बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कंची भी ठीक से नहीं कंघी भी ठीक से, बाल भी ठीक ढंग से नहीं बनाए थे। इस समय तारा दफ्तर से लौटकर बदली सफ़ेद वायल की साड़ी में थी। यानी तारा जो है वह इस समय तारा दफ्तर से लौटी और दफ्तर से लौटने के बाद जो वायल की जो साड़ी होती है वह बदल कर सफ़ेद साड़ी में थी। सिर पर बिल्कुल सीधी मांग के पीछे बड़ा सा जूड़ा बना था, यानी एक साधारण से बाल बनाए थे। कानों में काले नग लगी सोने की कीले गोरे चेहरे पर बहुत फब रही थी। यानी जो भी उसने कानों में काले नग लगी सोने की जो कीले थे वह एक सुंदर लिख रहे थे गोरे रंग पर। गले में कोई जेवर नहीं था। बाई कलाई पर काली डोरी से बंधी हुई
बंदी बहुत छोटी स्टील की घड़ी थी, यानी वो उसके गले में कोई जेवर नहीं था और बाई कलाई में एक काले स्टील की काले कलर की घड़ी थी। दूसरे हाथ में सोने की केवल एक मोटी चूड़ी थी, यानी दूसरे हाथ में एक सोने की चूड़ी थी। अक्टूबर की संध्या कुछ गर्मी ही थी, हल्का पंखा चल रहा था, परंतु कनक तारा को बाह में लेकर उसके साथ सोफा पर बैठी। यानी अक्टूबर माह था और वहाँ गर्मी हो रही थी, थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी, पंखा भी हल्के चल रहा था। तो वहाँ तारा के साथ कनक जो है वहीं पर सोफे पर बैठ गई। मुख से कुछ न बोलकर उसने तारा का सिर अपने कंधे पर रख लिया, यानी कनक ने कुछ नहीं बोला और उसने तारा ने जो कनक ने तारा का जो सिर है अपने कंधे पर रख लिया। रतन को सामने बैठा देखकर संभल कर बात करने लगी। पहले जब भी दिल्ली आई, मकान ढूंढने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी कि पता लेती, पर मन में बड़ी चाह थी। यानी वह कह रही कि मैं पहली बार जब दिल्ली आई तो मकान ढूंढने की फुर्सत ही नहीं थी और फिर चाह भी नहीं थी। तारा ने पिताजी, माँ, भाई, हरी, उषा, तोशी सबका हालचाल पूछा। पूरनदेवी भी धोती बदल कर बहू को आशीर्वाद देने आ गई। यानी वह तारा जो है कनक से सभी हालचाल पूछ रही है, भाई, माँ, पिताजी, भाई बहनों का, उस सभी का। और पूरन देवी जो धोती बदल कर बहू से आशीर्वाद देने आ गई। तारा ने परिचय दिया, हमारे बुआ जी हैं। तारा ने परिचय दिया। पूरन देवी ने फिर से सबका हाल पूछा। पूरन देवी ने फिर हाल पूछा। रतन ने अनुमान प्रकट किया, भाभी जी 2 घंटे तो यहाँ ठहरेगी, मैं लौट कर आपको फैज़ बाज़ार पहुँचा दूंगा। यानी वो रतन ने अनुमान किया कि इसको कम से कम 2 घंटे लगेंगे और वह कहता है कि मैं 2 घंटे बाद आकर आपको फैज़ बाज़ार पहुंचा दूंगा। कनक और तारा दोनों ने ही उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया। कनक और तारा ने उसको चिंता न करने का आश्वासन दिया और उसको जाने दिया। कनक बहुत कुछ पूछना और बहुत कुछ बताना चाहती थी, परंतु कहाँ से कैसे प्रसंग आरंभ करती बताने लगी। हम लोग सन 1947 दिसंबर में नैनीताल से दिल्ली आए थे। यानी कनक उसको बहुत कुछ बताना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन बात कहाँ से आरंभ करे यह कनक के सामने प्रश्न था। लेकिन फिर कहती है कि 1947 के दिसंबर में हम नैनीताल से दिल्ली आए। परसों ने मिठाई और फल लाकर रख दिए। पूरनदेवी चाय लेकर आई तो बोली, सांझा का भोजन करके जाना होगा। वह कनक कंचन का उत्तर सुने बिना ही चली गई। यानी वह परसों जो नौकर है वह मिठाई और फल लेकर आया और वह रख के चला गया। और पूरनदेवी चाय लेकर आई और कहती है कि सांझ का यानी शाम का जो भोजन है, रात का जो भोजन है, वह करके जाना होगा, ऐसा कहती है और चली जाती है। इन लोगों का उत्तर नहीं सुनती है कनक और कंचिका का। तारा चाय बनाने के लिए झुकी। कंचन ने आगे बढ़कर कहा, आप दोनों बात कीजिए, चाय मैं बनाती हूँ। यानी वह चाय बनाने के लिए आगे झुकी तारा, तो कंचन कहती कि तुम और कनक जो है बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। जीने से सुनाई दिया, आ सकता हूँ। यानी जीने से किसी की आवाज़ सुनाई दी, आ सकता हूँ। हाँ आओ, तारा ने बैठे बैठे पुकार लिया। यानी तारा ने जीने से आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं आ सकता हूँ? और वह तारा ने बैठे ही पुकार लिया कि आ जाओ। क्यों अभी तैयार? नरोत्तम ने झाँक कर पूछा, परंतु 2 युवतियों को देखकर उसकी बात बीच में ही रह गई। यानी नरोत्तम ने झाँक कर देखा और क्यों अभी तैयार, यानी वह लेने आया होगा शायद तारा को, और कहता है कि क्यों अभी तक तैयार नहीं बैठी हो, ऐसा कुछ तो पूछ रहा था। तभी वह 2 युवतियों को देखता है अंदर, कनक और कंचन को, और चुप हो जाता है। तारा ने नरोत्तम को कनक और कंचन का परिचय दिया और नरोत्तम की ओर संकेत किया। नौतन मेरा भाई है। फिर नरोत्तम से पूछा, तुम कोटी से आ रहे हो? यानी तारा ने नरोत्तम का परिचय कनक और कंचन को करा दिया और कहा कि ये जो मेरा भाई है, और वह नौतन यानी नरोत्तम मेरा भाई है। और फिर कहती है नरोत्तम से कि तुम कोठी से जा रहे हो? नहीं, कपूर के यहाँ गया था, मम्मी ने कहा था तुम्हें आना है, इसलिए इधर आ गया। सोचा तुम्हारी गाड़ी ड्राइव करने का अवसर मिलेगा। यानी वो कहता है कि मैं जो कपूर साहब के यहाँ गया था और फिर आते समय मम्मी ने यानी नरोत्तम की माँ ने, मिसेज आगरावाला ने कहा था कि तारा को लेकर आई, इसलिए मैं आया था और सोचा जाते समय वह तारा की गाड़ी चलाने का अवसर मिली है, सोच रहा था। मम्मी को तो मैंने फ़ोन कर दिया है। यानी वह आगरावाला मैम को
तारा ने फ़ोन करके बता दिया है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, मुझे आज्ञा दो। नरोत्तम भी ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहता है, पहले से 2 युवतियाँ, इसलिए वो कहता है कि अच्छा है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। बैठो न, चाय लो। फिर तारा कहती है, बैठो, चाय लो। नरोत्तम कनक की ओर देखकर बोला, दीदी ने बताया था आप बहुत अच्छी लेखिका है। दर्शन से प्रसन्नता हुई। दिल्ली तो प्राय आती रहती होगी। उसने कंचन की ओर भी दृष्टि की। यानी वो नरोत्तम कनक की ओर देखकर कहता है कि दीदी, यानी तारा ने बताया था कि दीदी ने यानी तारा ने बताया था कि तुम जो एक बहुत अच्छी लेखिका हो, और देखने से ही प्रसन्नता हुई, यानी तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही प्रसन्नता हुई। और वो दिल्ली तो तुम हमेशा आती होगी। और उसने कंचन की ओर भी दृष्टि की, कंचन को भी देख रहा है। कनक ने फिर तारा से बात आरंभ की। दफ्तर के काम में काफ़ी रुचि रहती है। यानी कनक बता रही कि मुझे दफ्तर के काम में काफ़ी रुचि रहती है। बहुत। नरोत्तम बोल उठा, क्षमा कीजिए, बीच में बोल पड़ा। उसने इधर उधर आंख दौड़ाई। वह देखिए, फाइलें घर में भी ले आती है। यानी वो कहता है नरोत्तम तारा से कि इसको तो है ऑफिस के काम का ही काम में भी रुचि लेती है। ये रखिए, ऑफिस का जो फाइलों का काम है वह घर लेकर आती है। आदत हो गई, तारा ने उत्तर दिया। बंधा हुआ रूटीन है, जब करना है तो उबने और टालने से क्या होगा। यानी वो तारा कहती कि जो वह रूटीन है, यानी जो भी उसका दिनचर्या है वह तो करनी पड़ेगी। और वो कहती है कि ऑफिस का काम है, काम तो करना ही पड़ेगा, उबने से और टालने से क्या होगा, खुद का काम तो करना ही पड़ेगा। नरोत्तम ने चाय का प्याला समाप्त कर कुर्सी पर करवट लेकर कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। तारा ने पूछ लिया, कहीं जाना है। नरोत्तम ने चाय पिया और चाय पीने के बाद करवट बदल कर जो इसके कलाई में वॉच है, उस वॉच पर समय देखता है। तब तारा कहती कि कहीं जाना है। जाना तो नहीं, पर यहाँ बैठूंगा तो बार बार बीच में बोलूँगा। यानी वह नरोत्तम कहता है कि जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ मैं यदि बैठा रहा तो बीच बीच में बोलूँगा और आप दोनों की बातचीत में व्यवधान उत्पन्न होगा, ऐसा नरोत्तम कह रहा है। ज़रूर बोलिए। कनक नरोत्तम की तारा से आत्मीयता समझ गई थी। यानी वो कनक कह रही कि ज़रूर बोलिए। और वहाँ जो है कनक ने नरोत्तम और तारा के बीच में जो आत्मीयता है, जो स्नेह है, वह समझ लिया था। तुम्हें कोई काम न हो तो बैठो, ज़रा ड्राइव कर देना। इस समय रश में मुझे घबराहट होती है। मेरा ही शौक पूरा होगा। मुझे गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है, तारा ने कहा। यानी तारा कहती है कि ज़रा बैठिए, तो मुझे ड्राइव करने में दिक्कतें आती है, और इस समय तो ज़्यादा भीड़ रहती है, और मेरा ही शौक है कि मुझे गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है, तारा ने कहा। कनक ने नरोत्तम को व्यर्थ कष्ट देने पर आपत्ति की। यानी व्यर्थ कष्ट देने पर आपत्ति की। आप मेरी भी तो भाभी है, नरोत्तम ने कह दिया। नरोत्तम कहता है कि आप जो हो मेरी भी भाभी हो। ज़रूर, कनक ने स्वीकार किया, हाँ ज़रूर। यानी वह तारा की भाभी है नरोत्तम की। तारा जो है नरोत्तम को अपना भाई मानती थी, तो वह भाभी भी हुई कनक। तारा कनक से उषा और राजेंद्र के विषय में बात करने लगी। यानी तारा जो है कनक से उषा और राजेंद्र के बारे में बात करने लगी। यानी उसकी छोटी बहन और उसके जो कांता का देवर था, उसकी शादी के बारे में बात करने लगी। नरोत्तम ने जया से परिचय प्राप्त किया, फिर कंचन की ओर झुककर बोला, बड़ी बहनें आपस में बात कर रही है, हम लोग भी कुछ बात करें। अवश्य। यानी वो कहता है कि बड़ी बहनें आपस में बात कर रही है कि तो हम दोनों भी आपस में बात करेंगे। तो वह अवश्य कहती है, आपको भी लिखने का शौक़ है। वह कंचन पूछती है कि आपको भी लिखने का शौक़ है। नरोत्तम को शौक़ क्या, मुझे भी कभी बन ही नहीं पड़ा। मैं केमिस्ट्री की विद्यार्थी थी। यानी वह कंचन कहती कि मुझे शौक़ क्या, मुझे कभी लिखने का अवसर ही नहीं पड़ा और लिख ही नहीं सकी। मैं तो केमिस्ट्री की छात्र हूँ। और जो साहित्य है, कविता कहानी जो भी है, वह लिखने की रुचि एक साहित्य के छात्र में भी उत्पन्न होती है। साहित्य के छात्र में, जो कि हिंदी के हो, किसी भी भाषा की क्यों ना हो, केमिस्ट का शौक़ है। यानी वो केमिस्ट का शौक़ है, ऐसा कहती है। शौक़ तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक का था, परीक्षा के लिए केमिस्ट पढ़ी है। यानी वो कहती है कि मुझे शौक़ जो है वह थोड़ा बहुत म्यूजिक था, लेकिन परीक्षा के लिए केमिस्ट पढ़ी है। बहुत कम लड़कियां केमिस्ट पढ़ती है। आपने एमएससी कर लिया है, आप क्या
ख्याल है। यानी वो नरोत्तम कहता है कि बहुत कम लड़कियां हैं जो केमिस्ट करती है और आपने तो एमएससी कर लिया है, तो आगे क्या ख्याल है? लड़कियों को केमिस्ट पढ़ा रही हूँ, यानी वो लड़कियों को केमिस्ट विषय पढ़ा रही हूँ। शिक्षक का काम अच्छा लगता है, मेडिकल के लिए यत्न नहीं किया। यानी कंचन कहती कि मुझे शिक्षक यानी अध्यापन का जो काम है वह अच्छा लगता है, यानी पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मैंने मेडिकल के लिए प्रयत्न नहीं किया था। कब कंपटीशन में रह गई, दिल्ली से केवल 9 लड़कियां ली गई थी, मैं 10वीं थी। यानी वो कहती है कि मैं कंपटीशन में जो प्रतियोगिता थी उसमें मैं रह गई हूँ और वो दिल्ली से 9 लड़कियां थी और मैं 10वीं थी। ओह हार्ड लक। फिर ट्राई नहीं किया। यानी वो कहती है कि यानी वो हार्ड लक कहता है और बुरा हुआ ऐसा कहता है और कहता है कि फिर ट्राई यानी इसके बाद फिर ट्राई नहीं किया मेडिकल में, अवसर नहीं था, 1 साल व्यर्थ जाता, 5-6 साल का कोर्स था, अपने पाँव पाँव खड़ी हो जाना चाहती थी। यानी वो कहती है कि अवसर भी नहीं था, समय भी कम था और फिर 5 साल वहाँ कोर्स में ले जाता तो 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती थी वहीं पर मेडिकल में, तो इसलिए मैंने पढ़ाने के लिए अप्लाई कर दिया। इतनी जल्दी क्या थी? नरोत्तम बहुत सावधानी से बात कर रहा था। नरोत्तम कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी? एक सावधानीपूर्वक वो बात कर रहा है क्योंकि कंचन भी उसकी बहन की तरह नहीं, भाभी की बहन यानी भाभी भी हो सकती है। लाहौर से आने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी ही है, कंचन का उत्तर नरोत्तम के मन में गड़ गया। कंचन कहती कि जब हम लाहौर से आए तो जो आर्थिक स्थिति थी वह काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए जॉब करना पड़ा, ऐसा वो कंचन कह रही है। ताई ने जीने से पूरनदेही को पुकारा, वह तारा की भाभी को देखने के लिए आई थी। पूरनदेही और ताई बैठक में आ गई। यानी जीने से जो पड़ोस की ताई है उसने पूरनदेही को पुकारा और वह भी कनक को देखने के लिए आई थी। नरोत्तम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कंचन के समीप झुककर उसने धीमे से कह दिया, दीदी से कह दीजिएगा मैं घंटे पाँव घंटे तक आ जाऊंगा। नरोत्तम खड़ा हुआ और कहता है कंचन से कि दीदी से यानी तारा से कहिए कि मैं घंटे या पौन घंटे में आ जाऊंगा। ताई ने कनक से मिलकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की। कुछ व्यावहारिक बातचीत के पश्चात तारा की सरलता, सहृदयता और उदारता की भरपूर प्रशंसा की। यानी ताई जो है पड़ोस की, वह कनक से मिली और मिलकर वह प्रसन्न हुई, खुश हुई और फिर उसके बाद जो तारा के प्रति तारा की वह बातचीत करने लगी, तारा के पश्चात बातचीत करने लगी, तारा के स्वभाव के बारे में, सरलता, उदारता जो भी वह उसमें अच्छे गुण है उसका बखान वह पड़ोस की ताई है वह पड़ोस की ताई कनक से करने लगी। फिर घुमा फिरा कर राय दी, आप तुम आई हो तो इस ब्याह तक रह कर जाओ। यानी वो कहती है कनक से, आप तुम आई हो तो इसका ब्याह कर जाओ, इससे अधिक उम्र हो जाना ठीक नहीं, ऐसी लड़की को तो कौन सी आंखों पर नहीं लेगा। यानी कहती कि अधिक उम्र हो जाएगा तो शादी में दिक्कतें आएगी और ऐसी गुणी लड़की को कौन नहीं ब्याह कर सकेगा, ऐसा वे कहती है। लक्ष्मी है जिस घर में जाएगी कल्याण करेगी। यानी वो कहती कि यह लक्ष्मी है, जिस घर में जाएगी उस घर का कल्याण हो जाएगा। तारा को इस प्रसंग से कनक के सामने विशेष असुविधा अनुभव हो रही थी। यानी वो ताई ऐसी बात कर रही थी और वह कनक को एक असुविधा, तारा को कनक के सामने असुविधा उत्पन्न हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। उसने कंचन को बुला लिया, आओ तुम्हारे दूसरा कमरा और रसोई दिखा दूँ, मुँह हाथ तो नहीं धोना चाहती हो। वो कहती है तारा कंचन को बुला कर, आओ मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिखाती हूँ। ताई जाने लगी तो तारा को अपने आप बुलाकर बोली, कल तुम और तुम्हारी भाभी हमारे यहाँ भोजन करना। यानी ताई जा रही है और वो कहती है कि तारा को बुलाकर कल जो है तुम्हारी भाभी और तुम हमारे यहाँ भोजन करना। ताई चली गई तो पूरनदेही ने कनक को बताया, ताई इसे बहुत चाहती है, अपने भतीजे के लिए 10-20 बार कह चुकी है और उसने ताई के भतीजे जंगलात के अफसर की बहुत सी तारीफ़ें सुना दी है। यानी वो ताई जो है वह जो ताई जाने के बाद पूरनदेही कहती थी कि अपनी भतीजी के बारे में वह तारा का हाथ मांग रही है और बहुत बार बात कर चुकी है। तारा झुंझलाई, हम लोगों को भी कोई बात करने दोगी। यानी तारा कहती है झुंझला कर हम लोगों को यानी कनक को और उसको भी कोई बात करने दे। पूरनदेही ने अपना अधिकार प्रकट किया, हाय मुझे भी तो कह देने दो। यानी वो कहती है पूरनदेही, मुझे भी बात करने दो, बहू आई है तो मुझे सब बताना ही है, दूसरा कौन बताएगा। यानी वो कहती है कि बहू आई है
तो मुझे भी बात करने दो, मुझे सब बताना है, दूसरा कौन बताएगा मेरे सिवा। कनक सोच रही थी, यहाँ सब लोग तारा को कुंवारी ही समझ रहे हैं। वह भी ऐसे चुप थी मानो उनका अनुमान ठीक है। यानी वह कनक जो अन्य जो लोग तारा से व्यवहार कर रहे थे उसके अनुसार कनक समझ रही थी कि यहाँ के जो लोग हैं तारा को कुंवारी समझ रहे हैं, यानी वो तारा क्या ब्याह हुआ नहीं है, यह सभी कुछ किसी को पता नहीं है और तारा ने भी नहीं बताया। और तारा भी वह जो भी अनुमान कनक लगा रही है वह ठीक है। मेहता की पत्नी, बहन और पड़ोसिन गुरानदेई भी कनक से मिलने आ गई। यानी जो मेहता की पत्नी और बहन जो है वह भी कनक से मिलने आ गई। सभी कनक के प्रति बहुत आदर और स्नेह प्रकट कर रही थी। कनक को अच्छा लग रहा था, यानी सभी लोग आए और कनक से मिल रहे थे और एक आदर प्रकट कर रहे थे, मान सम्मान कर रहे थे, तो कनक को भी अच्छा लगा। जानती थी यह सब तारा के कारण ही था, यानी यह सब कुछ तारा के कारण भी कनक को खुशी मिल रही थी। तारा से बिना पूछे उसकी स्थिति और उसके विषय में लोगों की धारणा देख रही थी। यानी कनक ने तारा की स्थिति या अवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन जो भी मिलने आने वाले लोग हैं यह वह सब कुछ तारा की अवस्था स्थिति बता रहे हैं। संतोष था पति के कहने से भी वह अपनी इस ननंद को बुरा न मान सकी थी, परंतु जिस प्रयोजन के लिए वह आई थी उस संबंध में बात करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। यानी वह संतोष था, यानी उस पति ने यानी पूरी ने जिस बुरी तरह से कहा था कि उसकी जो भी वह तारा से मिलने के बाद कनक के मन में जो भी पूरी ने भरी हुई तारा के प्रति बुराई है वह सब कुछ खत्म हो चुकी थी। लेकिन जो बात करने के लिए वह तारा से आई थी वह बात करने के लिए अवसर नहीं मिला था। अभी वो शीलो के बारे में बात करने के लिए तारा से आई है, लेकिन वह बात करने के लिए अवसर ही नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था। जब भी वो बात करना चाहती थी कोई तो आता था। मेहता की पत्नी, बहन और जसोदा जा रही थी तो नरोत्तम लौट आए। यानी वह मेहता की पत्नी जा रही थी और बहन जा रही थी जसोदा, तब वह नरोत्तम लौट आया। कहा कर गया था कि घंटा पौन घंटा में आ जाऊंगा। कनक उसके सामने किशोर चंद की बात नहीं बता सकती थी। 8 बजने को हो रहे थे। घर लौटकर जेठ को तो उत्तर देना था। यानी वह कहती है कि नरोत्तम के सामने वह किशोर चंद की बात तारा को नहीं बताना चाहती थी और 8 बज रहे थे और वह घर जाकर जेठ को तो उत्तर देना था, यानी किशोर चंद को भी उत्तर देना था। कनक नरोत्तम की ओर देखकर संकोच से बोली, आप इजाज़त दे तो मैं और बहन ज़रा इधर उधर जाकर बात कर ले। यानी कनक संकोच से कहती है नरोत्तम से कि आप हमें इजाज़त दीजिए, यानी मैं और तारा अकेले में बात करना चाहती हूँ। तारा कनक को अपने कमरे में ले गई। दोनों पलंग पर बैठ गई। कनक ने शीलो के संबंध में उसके माता पिता की चिंता और किशोर चंद के तारा और शीला को खोजने आने की सब बात बता दी। यानी वह कमरे में ले जाकर कनक ने तारा को शीला और जो भी उसके माता पिता की परेशानी किशोर चंद के बारे में बता दिया। तारा कुछ पल चुप रहकर बोली, उन लोगों को मुझसे क्या मतलब है? मैंने क्या किया है? मोहनलाल शीला को घर से निकाल दिया था। जिस कारण निकाल दिया था वह आप पहले से दूना है। यानी वो कहती है कि जो मैंने किया ही क्या है? उसने मोहनलाल ने जो शीला को घर से बाहर निकाला था और मैंने जो किया है और जो मैंने किया है वह उससे पहले आप दूना है, नहीं अच्छा है, ऐसा वह कह रही है। तारा ने कनक को शीला और रतन के पुराने संबंध की भी बात बता दी। यानी तारा ने कनक से जो शीलो और रतन का जो पुराना संबंध था उसके बारे में बता दी। माना शीलो ने तब भूल की थी, परंतु वह भूल इस समय सुधर गई। यानी शीलो ने जो शादी करके भूल की थी वह भूल अब वह सुधर गई है। उसे फिर अनाचार सहने के लिए विवश करना चाहते हैं। अनाचार को छुपाए रखने में ही नाक की रक्षा मानते हैं। तो वे लोग जाने इस सब में मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैंने तो केवल शीलो का समाचार रतन तक पहुंचा दिया था। यानी वह कहती है तारा कि मैंने जो कुछ भी किया अच्छाई के लिए, शीलो का रक्षण करने के लिए किया और वह इसमें मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैंने सिर्फ रतन को यानी शीलो का जो समाचार है वह मैंने रतन तक पहुंचा दिया था। कनक फर्श की ओर टकटकी लगाए थी। उसने सहसा तारा की ओर देखकर पूछा, मालूम है सोमराज जालंधर में ही है? यानी वह
एकटक वह फर्श की ओर कनक देखती है और कहती है कि वो तुम्हें पता भी है जो सोमराज है वह जालंधर में है, यानी तुम्हारा जो पति है वह जालंधर में है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तारा ने गर्दन झुका लिया। तारा कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कहकर वह गर्दन झुकाती है। कनक ने हाथ तारा के कंधे पर रख कर पूछ लिया, सुना था तुम उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। यानी वह तारा के कंधे पर हाथ रखकर कनक पूछ रही कि तुम जो है सोमराज से विवाह नहीं करना चाहती थी। तारा ने गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लिया। तारा ने गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लिया कि मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर तुमने यह जबरदस्ती का विवाह स्वीकार कैसे कर लिया। यानी कनक पूछ रही है तारा से कि तुमने ये जबरदस्ती का जो विवाह है, शादी है, यह तुमने स्वीकार कैसे कर ली। तारा कुछ क्षण चुप रह बोली, जो होना था हो गया, आप क्या बताओ। यानी कुछ क्षण तारा चुप रही और बोली, जो होना था वह तो हो गया, बीत गया, आप क्या बताओ। तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई थी। भाई ने कुछ सहारा नहीं दिया। कनक ने विस्मय से पूछा। यानी वह कनक तारा से पूछ रही कि तुम्हारे साथ जो है शादी के लिए ज़बरदस्ती की थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की, सहारा नहीं दिया, ऐसे विस्मय से पूछा। पहले तो भाई के विश्वास में ही मारी गई, मेरा भी दोष था, साहस नहीं किया मान गई। और कहती कि पहले तो जो भाई पर विश्वास था उसी विश्वास में मुझे मार डाला, और फिर बाद में मेरा भी कुछ थोड़ा सा दोष था और फिर मान गई शादी के लिए। भाई के विश्वास में कैसी मारी गई। यानी कनक पूछ रही कि भाई के विश्वास में तुम कैसी मारी गई। भाई इस विवाह के और उस आदमी के बहुत विरुद्ध थे। फिर उनकी नौकरी छूट गई, दूसरी जगह नौकरी मिली नहीं, काम करते थे तो पैसा नहीं मिलता था। इन्हीं सब बातों से दब गए और क्या कह सकती हूँ। यानी वो कहती है भाई जो है यानी पूरी जो है वह विवाह और सोमराज से विवाह के विरुद्ध में था, लेकिन फिर जो है पूरी की नौकरी छूट गई और नौकरी के लिए दूसरी जगह यहाँ वहाँ जाना पड़ा, और जो भी नौकरी मिलती थी लेकिन वहाँ से उसको पैसे नहीं मिलते थे, और फिर इन्हीं कारण ज़बरदस्ती शादी करने लगी। समझ नहीं आता तुम अनिच्छा होने पर भी कैसे मान गई। कनक ने फिर विस्मय प्रकट किया। यानी वह कनक विस्मय से पूछ रही कि तुम्हारी इच्छा नहीं थी फिर भी तुमने शादी क्यों की थी। साहस की कमी और क्या, परिस्थितियों के विरुद्ध अकेले खड़े हो सकने का साहस नहीं था। सोचा लोग मुझे बुरी न समझे, सभी के विवाह ऐसे ही होते हैं, मैं ही कौन निराली हूँ। यानी तारा कहती है कि साहस की कमी थी मेरे अंदर, और परिस्थिति के विरुद्ध अकेले खड़े होने का साहस जो था मुझ में नहीं था। और सोचा मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत सी लड़कियों के साथ होता है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी हो जाती है। मैं क्या अन्य लड़कियों से अलग हूँ क्या, निराली हूँ क्या, ऐसा वह कहती है। माता पिता को परेशानी न हो, यानी माता पिता को परेशानी न हो। कनक कुछ क्षण के लिए फिर विचार में डूब गई, फिर पूछ लिया, ससुराल में तो एक दिन रात भी नहीं रही। यानी वह कनक फिर कुछ क्षण चुप रही और पूछ रही कि फिर पूछ लिया, ससुराल में तो एक दिन रात भी नहीं रही, यानी ससुराल में तू तो एक दिन भी नहीं रही। प्लीज़ लीव इट, बस रहने दो, कुछ और बात करें। तारा कहती कि वह विषय छोड़ो, दूसरे विषय में आप बात करें। कनक का मन सहानुभूति से छलक रहा था, मौन रह गई। यानी कनक का जो मन है वह सहानुभूति से छलक रहा था, तो और वह मौन रह गई। तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं चाहता। यानी कनक कह रही कि तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं करता। जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारा घर है। यानी वो कहती है कि जाने की ज़रूरत क्या है। तारा कहती कि जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारा ही घर है। तो पर माँ से कह कर नहीं आई, पिताजी और माँ चिंता करेंगे, कभी भाई से मिलने जालंधर नहीं आओगी। यानी वो कनक कह रही कि बात तो तुम्हारी सही ठीक है, लेकिन मैं माँ से और मेरे पिताजी को कह कर नहीं आई हूँ, और वो चिंता करेंगे, और कभी जालंधर जो में तुम भाई से मिलने नहीं आओगी, वह क्यों नहीं आ गए। यानी वह तारा कहती कि वह क्यों नहीं आए। कनक चुप रह गया और कनक चुप रह गई। अच्छा आप चलूँगी, जब भी दिल्ली आऊँगी ज़रूर मिलूँगी, चलो छोड़ आऊँ। यानी वो कहती कि अच्छा आप चलोगी। यानी वह कनक को कहती कि अच्छा आप चलोगी, जब भी तुम दिल्ली आओगी ज़रूर मिलोगी। यानी तुम दिल्ली जब भी आओगी, कनक को कहती है तारा, तुम दिल्ली आओगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी, और आज अच्छा आप तुम्हें छोड़ आऊँ। नहीं आज नहीं, किशोर चंद घर पर बैठे हैं, जानती हो उद्धत आदमी है, उन्होंने कुछ बक दिया तो मुझे बुरा लगेगा। यानी वो कहती है कि नहीं आज नहीं, फिर कभी। किशोर चंद जो है वह घर में है, और वह तुम्हें देखेगा तो कुछ अनाप शनाप बोलेगा और मुझे बुरा लगेगा। कल शनिवार दोपहर में तुम और कंचन आओ, साथ खाएंगे,
दफ्तर से पौन बजे आ जाऊंगी। यानी कहती है कि कल जो शनिवार है दोपहर को छुट्टी हो जाती है, तुम और कंचन फिर आओ और फिर हम दोनों साथ साथ आ जाऊंगी। तारा ने नरोत्तम से कहा, कल 1 बजे से ज़रा पहले फुर्सत हो सके तो इन्हें और कंचन को ले आना, आलू के परोठे खिलाऊंगी ज़रूरी। यानी वो तारा जो है नरोत्तम से कहती है, कल तुम्हें यदि फुर्सत है यानी समय है तो कल इनको ले आना, कल आलू आलू के जो पराठे हैं वह खिलाऊंगी ज़रूर। कनक ने आपत्ति की, इतनी सी बात के लिए इन्हें परेशान करने की क्या ज़रूरत है, गली के सिर पर टैक्सी मिल जाती है। यानी वो कहती है कि छोटी सी बात के लिए इनको परेशान नरोत्तम को परेशान करने की क्या आवश्यकता है, गली के मोड़ से टैक्सी मिल जाती है, इसकी परेशानी की चिंता न करो। तारा ने अधिकार से नरोत्तम की ओर देख लिया। यानी तारा जो है अधिकार से कहती है कि नरोत्तम की परेशानी की बात चिंता तुम मत करो, आप मेरे परोठे क्यों क्यों छिनवाएगी, आपकी वजह से 6 महीने बाद मिल रहे हैं। नरोत्तम ने दुआई दी। यानी नरोत्तम कहता है कि आप जो है आप खामखा बात करके आप मेरे जो पराठे हैं वह छिनवाओगी। 6 महीने बाद अवसर मिल रहा है कि मैं आलू के पराठे खा रहा हूँ तारा के साथ। तारा ने जया को गोद में लेकर चूम लिया। कल तेरी खबर लूँगी। यानी तारा ने जया को यानी उसकी भांजी को गोद में लिया और चूम लिया, स्नेह किया और कहती कि कल मैं तुम्हारी खबर ले लूँगी। नरोत्तम तारा की गाड़ी में कनक और कंचन को पहुँचाने लगी। यानी नरोत्तम के साथ वह तारा जो है नरोत्तम के साथ कनक और कंचन को पहुँचाने लगी। कनक बहुत विलम्ब से लौटी थी। किशोर चंद प्रतीक्षा में थक कर बहुत खिन्न हो गया था। यानी कनक जो है बहुत देर से लौटी थी घर, और किशोर चंद एक प्रतीक्षा करते करते थक गए थे और खिन्न हो गया था। कनक को देखते ही उसने पूछ लिया, क्या पता लगा। यानी कनक को देखकर ही किशोर चंद ने पूछ लिया, क्या उनका पता चला। कनक ससुराल की बातों से माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। कह दिया, सुबह ही बताऊंगी, और माँ के पास जा बैठी। यानी कनक जो है वह ससुराल की बातें बताकर माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, और वह कह रही कि सुबह बताऊंगी। इतना कहकर वह माँ के पास बैठ गई। सुबह तक उसने सोच कर किशोर चंद को संक्षिप्त उत्तर दे दिया। यानी सुबह तक एक सोच समझ कर सुबह तक किशोर चंद को संक्षिप्त में उत्तर दिया। मोहनलाल ने ही शीलो को घर से निकाल दिया था। दूसरा ब्याह करना चाहता है तो बेशक कर ले। शीलो तो अब नहीं लौटेगी, वह अब 2 बच्चे की माँ है। तारा का इस मामले से कुछ संपर्क नहीं है। यानी वह कहती है कनक जो है वह कहती कि मोहनलाल ने ही शीलो को घर से बाहर निकाल दिया था, और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है तो कर लेने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और शीलो जो है शीलो ने अपना खुद का घर भी बसा लिया है, और अब उसके 2 बच्चे हैं, और इसका तारा इस शीलो के और शीलो के बीच में तारा का अब कोई मामला नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, ऐसा वो कह रही है। किशोर चंद ने क्रोध में तारा और शीलो से सोए मिलने का आग्रह किया। यानी किशोर चंद ने सोए जाकर तारा और शीलो को मिलने का आग्रह किया। कनक ने इस काम में सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। यानी कनक ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शीलो और तारा को आपको मिलवा नहीं सकती। किशोर चंद कनक के उत्तर और व्यवहार से इतना खिन्न हो गया कि उसी समय अपना बिस्तर उठाकर स्टेशन की ओर चला गया। यानी वह उसका उत्तर सुनकर वह खिन्न हो गया, और उसी समय जो भी वह सामान है वह सामान उठाकर स्टेशन की ओर चला गया। किशोर चंद दिल्ली से लौटा तो जालंधर स्टेशन से ही होशियारपुर चला गया। यानी किशोर चंद है दिल्ली से जालंधर लौटा, और जालंधर स्टेशन से ही वह होशियारपुर की तरफ चला गया। इधर पुलिस से मिलने नहीं आया। शीलो के विषय में सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, परंतु भला बुरा सोचने के लिए पूरी रात और दिन मिल गया था। यानी वह शीलो के विषय में उसने सुना था, और सुनने के बाद वह एक गुस्सा हो गया था, और उसकी आंखों में यानी आंखों में खून उतर आना, यानी गुस्सा हो गया था, मुहरा भी है, गुस्सा हो गया था, और वह उसके बारे में अनाप शनाप बुरा भला सोचने लगा था, और वह एक रात और दिन मिला था। उसके क्रोध का उबाल बैठ गया। सोचा, अपने कलंक का ढिंढोरा पीटने से क्या लाभ। यानी वो सोच रहा है कि आपने कलंक का ढिंढोरा यानी ये इस सभी को बताने से क्या लाभ। उस संबंध में बोलने से अपनी ही फजीती होती। शीलो को उसने मर गया मान लिया। यानी वो कहता है कि यदि उस संबंध के बारे में बताए तो हमारी ही फजीती होगी, हमारी ही इज्जत चली जाएगी, और वो शीलो जो है हमारे लिए मर गई ऐसा समझता है। मोहनलाल जो चाहे करे, उसने रिश्ता खत्म था। यानी वो कहता है कि मोहनलाल जो चाहे वह करे, हमें क्या, और उसने
रिश्ता खत्म कर दिया था। कनक ने सोमवार सुबह जालंधर पहुंचकर पुरी को सब बातें ब्यौरे से बता दी। यानी कनक जो है सोमवार को जालंधर पहुंची और पहुंचने के बाद सब जो बातें सविस्तर पुरी को बता दी। सभी लोगों से सुनी तारा की प्रशंसा बताते समय उसका स्वर गदगदा हो रहा था। पूछा, तुम उससे क्यों नाराज हो? यानी वो सभी लोगों की से जो प्रशंसा तारा ने कनक ने तारा के प्रति बारे में सुनी थी, वह सब कुछ एक उत्साह से खुशी से सुना रही थी और सुनकर वह पूछ रही है पुरी से कि तुम क्यों नाराज हो तारा से। पुरी ने बाबू गोविंद राम के पत्र की बात याद करके कहा हो, हम लोगों के संबंध और भी दृढ़ हो जाने का यही मतलब था। उसके स्वर में खिन्नता थी। पड़ोस और चिर मित्रता का रिश्ता तो खूब निभाया। लोग कहते हैं चोर भी लिहाज में पड़ोस के साथ घर छोड़ देता है। रतन और गोविंद राम को हम लोगों की इज्जत का इतना भी ख्याल न हुआ। यानी वो यह कहता है कि पुरी जो कहता है कि वह बाबू गोविंद राम ने पत्र जो लिखा था उसमें हम लोगों के संबंध और भी दृढ़ हो जाने का यही मतलब था। और कहता है कि यही उसके स्वर में खिन्नता थी। यानी वो पूरी बता रहा है तो खिन्नता के साथ बता रहा है। और पड़ोस और चिर मित्रता का, यानी पड़ोसी भी था और मित्रता भी थी, ये मित्र भी थे और वो रिश्ता तो खूब निभाया। यानी उसने जो पड़ोस का और मित्रता का जो रिश्ता था उसने तो खूब निभाया, क्योंकि उसने शीलो के साथ रतन ने शादी की थी। लोग कहते हैं चोर भी लिहाज में पड़ोस के साथ घर छोड़ देता है। यानी चोर भी जो है वह चोर का यदि पड़ोसी यदि घर छोड़ता है तो वह पड़ोसी भी घर छोड़ता है। रतन और गोविंद राम को हम लोगों की इज्जत का इतना भी ख्याल न हुआ। यानी वह कहता है कि रतन ने शीलो के साथ घर बसाया लेकिन हम लोगों की इज्जत का इतना भी ख्याल नहीं आया, ऐसा वो कर रहा है। क्या मतलब? मैं नहीं समझी, कनक ने आपत्ति के स्वर में पूछा। यानी कनक कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मैं नहीं समझी, और ऐसा वह कह रही है। क्या नहीं समझी? पुरी को लगा कनक व्यर्थ तर्क पर उतारू है। यानी पुरी कहते हैं क्या नहीं समझी, और उसको लग रहा है कि ये व्यर्थ के तर्क लगा रही है। इसका मतलब है तुम्हें मेरे पिताजी का कोई आदर लिहाज नहीं था। पुरी कहता है कि तुम्हें मेरे पिताजी का कोई आदर सम्मान नहीं था। पुरी कनक के प्रश्न से हैरान रह गया। कुछ सोचकर बोला, तुम कैसी बातें करने लगी हो, हर बात का अजीब मतलब निकाल देती हो। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, विवाह किया है। यानी वो कहता है ये कनक कहती है कि तुम्हें मेरे पिताजी की कोई आदर लिहाज नहीं था। तो पूरी कनक से कहता है कि पूरी कनक के प्रश्न से हैरान रह गया। यानी कनक प्रश्न करती है कि तुमने मेरे साथ शादी की तब तुम्हें कोई मेरे पिता के आदर और यानी इज्जत का कोई प्रश्न नहीं था। अब तुम्हारी यानी रतन ने शीलो के साथ ये किया तो तुम इज्जत और मान सम्मान की बात कर रहे हो। तुमने जो मेरे साथ शादी करके मेरे पिता का अपमान हुआ या इज्जत चली गई, तब नहीं सोचा? यह प्रश्न जब कनक ने पूछा तो पूरी यह प्रश्न सुनकर हैरान रह गया और कुछ सोचकर बोला, तुम कैसी बातें करने लगी हो, हर बात का अजीब मतलब निकाल देती हो। यानी पूरी कहता है कि तुम जो है कैसी बात कर रही हो, हर बात का एक अजीब अलग ही तुम जवाब निकालती हो। मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग नहीं कर रहा था, यानी मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा या मजाक नहीं कर रहा था, विवाह किया है, ऐसा करता है। शीलो रतन की पत्नी है, उसके घर में आदर अधिकार से रहती है। रतन के माता पिता उसका बिल्कुल बहू की तरह आदर करते हैं। मुझे तो कोई विश्वासघात नहीं जान पड़ा। यानी कनक कहती है शीलो जो है अब रतन की पत्नी है, उसने रतन के साथ शादी की है, घर बसाया, और जो रतन के जो माता पिता है वह शीलो को बहू के माता पिता जो वह बिल्कुल बहू की तरह आदर सम्मान करते हैं, और मुझे तो उसमें कोई विश्वासघात नहीं लग रहा है, ऐसा वो कह रही है। वह मोहनलाल की पत्नी नहीं थी। किशोर चंद और उसके माता पिता से पूछो उन पर क्या बीती रही है। यानी वो कहता है कि वह जो है मोहनलाल की, यानी वह जो है शीलो नहीं है, यानी वह पूरी कहता है कि वह जो है मोहनलाल की पत्नी नहीं थी। यानी वह किशोर चंद और उसके माता पिता से पूछो। यानी वो कहता है कि वो माता पिता से पूछो किशोर चंद के, उन पर क्या, यानी किशोर चंद और किशोर चंद के माता पिता पर क्या बीतती है, इसके बारे में सोचो, इसका एक विचार करो। अगर जालंधर में बात फैले तो हमारा बहुत आदर होगा। पूरी का स्वर तीखा होगा। यानी वो कहता है कि जालंधर में यदि पता चला तो हमारी तो एक अच्छे खासे पद पर है और हमारे बहुत कुछ ये इज्जत का कचरा उठ जाएगा, ऐसा वो कहता है। पर अब वास्तविकता स्थिति मालूम है। तारा ने क्या क्या बुरा किया। शीलो ने
भूल की थी, भाग्य से भूल सुधर गई है। यानी वो कहती है कि अब जो भी है वास्तविक स्थिति मालूम है। तारा ने कुछ बुरा नहीं किया। शीलो ने जो भूल की थी वह शीलो के भाग्य से सुधर गई है। उसे जन्म भर अनाचार सहने के लिए विवश क्यों किया जाए। यानी वो कहती है कि शीलो को जो मोहनलाल का जो अन्याय अत्याचार है वह जीवन भर अनाचार सहने के लिए क्यों विवश किया जाए। दंड चाहे जितना दे ले शीलो का मन मोहनलाल को पति नहीं मान सकता। यानी कहता है कि दंड कितना भी बड़ा क्यों ना दिया जाए, लेकिन शीलो का जो मन है वह मोहनलाल को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कनक करिए। पूरी चिढ़ गया। मन बदल जाए तो अनाचार से बचने के नाम पर दूसरे से संबंध जोड़ लो। यानी कहता है कि पूरी चिढ़कर कहता है कि मन यदि बदल जाए तो अनाचार से बचने के नाम पर दूसरे से संबंध जोड़ लो। यानी वह कहता है कि कहने का मतलब यह है कि पूरी कहता है कि यदि मन में उसके प्रति पतित्व भाव नहीं या उसके मन में प्रेम नहीं है तो उसके बचने के लिए किसी दूसरे से शादी करे या दूसरे से रिश्ता जोड़ लो। यह तो बात ठीक नहीं। तुम मुझे क्या ताने दे रहे हो। कनक ने पूरी की ओर घूम कर देखा। यानी कनक कहती है कि तुम मुझे क्या ताने दे रहे हो। ऐसा कहती है। तुम समर्थन किस बात का कर रही हो। यानी कनक को कहता है कि पूरी तुम किस बात का समर्थन कर रही हो। तो कहूँ कि शीलो के हाथ पांव बांधकर मोहनलाल के यहाँ बैठा दो। यानी कनक कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा कह दूँ कि तुम शीलो को हाथ पांव बांधकर उठा लाओ और मोहनलाल के यहाँ बैठा दो। निरुत्तर रह जाना पूरी को सह नहीं था। चिढ़ कर बोला। यानी वह कहता है कि निरुत्तर यानी किसी बात का वो उत्तर न दे ऐसा उसको नहीं था, लेकिन वह चिढ़ कर बोला, क्रोध में बोला कि मुझे उस बात से क्या मतलब। मैं तो यह कह रहा हूँ कि तारा को इस झगड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। यानी वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई क्या मतलब है कि शीलो अब मोहनलाल के साथ रहे या रतन के साथ रहे, लेकिन वह तारा को उनके बीच में जाने की क्या ज़रूरत थी। तुम समर्थन और प्रशंसा किस बात की कर रही हो। यानी वह कनक को ही पूछ रहा है कि तुम प्रशंसा और समर्थन किस बात का कर रही हो। कनक ने एक बहुत गहरी सांस ली। बहन तो तुम्हारी है, पर मैं कहूँगी उसका दिल तुमसे बहुत बड़ा है। यानी वो कनक कहती है कि तारा के बारे में, बहन जो है वह तुम्हारी है, तारा जो है वह तुम्हारी बहन है, लेकिन उसका जो दिल है वह तुमसे बड़ा है। ऐसा वह करेगी। पूरी क्रोध से पुकार उठा। अपने को वश में रखने के लिए उठकर कमरे से चला दिया पर रह न सका। यानी वह क्रोध से लाल हो गया, ज़्यादा क्रोध आया और वह खुद को वश में करने के लिए कमरे से उठकर चला गया, लेकिन वह रह न सका। दरवाजे से यानी बाहर जा न सका। दरवाजे से घूमकर फिर कह दिया, देख रहा हूँ तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा हो रहा है। बड़े दिल वाली से मिल आई हो। इतने बड़े दिल से निभा सकने की विशालता मुझ में नहीं है। अपने लिए भी बड़ी जगह ढूंढ लो। यानी पूरी एक क्रोध में बोलता है कि देख रहा हूँ, यानी जो भी है वह देख रहा हूँ। तुम जो एक बड़ी दिल वाली से मिलकर आई हो और तुम्हारा दिल भी अब बहुत बड़ा हो रहा है। बड़े दिल वाली से मिलकर आई हो और इतने बड़े दिल यानी वह कहता है कि तुम जो हो एक बड़े दिल वाली से मिलकर आई हो और तुम्हारा दिल भी उसी के जैसा बड़ा हो रहा है और मेरे बड़े दिल वाली से यानी बड़े दिल वाली से मिल आई हो और इतने बड़े दिल वाली से निभा सकने की विवशता मुझ में नहीं। यानी जो बड़े तुम जो कहने का मतलब कि व्यंग्यात्मक शब्द में बोलता है, विरोध करता है वह तारा का, और वो कहता है कि उसकी पत्नी कनक से, तुम जो है बड़े दिल वाली से मिलकर आई हो और तुम्हारा दिल भी उससे मिलकर बड़ा हो गया है। यानी तुम्हारी जो विचार श्रेणी है वह भी बदल गई है और इतने बड़े दिल वाली के साथ रहना या निभाना यह मेरी बस की बात नहीं है। यानी मेरी बस की बात नहीं है, ऐसा वह कह रहा है। अपने लिए भी बड़ी जगह, यानी वो कहता है कि तुम्हारे लिए भी एक बड़ी जगह ढूंढ लो। कनक प्रेस न जा सकी। पूरी 11 बजे उसे बुलाए बिना शहर चला गया। यानी कनक जो है प्रेस न गई और वह बिना बुलाए ही शहर चला गया। पूरी कनक को मालूम नहीं था कि उसने भोजन किया है या नहीं। यानी कनक को मालूम नहीं था कि उसने भोजन किया है नहीं। पूरी ने स्वयं उसने कुछ नहीं खाया, बार बार जल के गिलास पीती रही। यानी
कनक ने भी कुछ नहीं खाया और बार बार पानी पीती रही। चेला और हीरा भाई से आंखें चुराए रही, यानी वह जो भाई है उससे वह आंखें चुराए रही। किसी के सामने आंसू प्रकट करने में उसे ग्लानि होती, यानी किसी के सामने अपना जो दुख है वह बताने और आंसू बहाने में कनक को ग्लानि प्रकट होती थी। बार बार मन में आता, यह क्या हो गया, मैंने कौन गलत बात कही, अपना सिर फोड़ लूँ, क्या करूँ। यानी कनक बार बार सोच रही कि मैंने जो है वह सच बताया, और वह कहती कि मैंने गलत क्या बोल दिया, और कहती है कि मैं सोच रही कि मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, मैं क्या अब खुद का सिर फोड़ लूँ या क्या करूँ। दूसरे दिन सुबह भी पूरी और कनक में बातचीत बंद रही, यानी दूसरे दिन भी पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बोल रहे, कनक और पूरी। कनक चाय लेकर पूरी के कमरे में नहीं गई, दोनों ने अलग अलग पी ली। हीरा माई और चेला सहमे हुए थे, यानी वह दोनों ने बात नहीं की, दोनों ने अपने अपने कमरे में अलग अलग बैठकर चाय पी ली। और जो चेला जो नौकर है, और वह तो हीरा माई यह भी नौकर है, और चेला जो है यह भी नौकर, ये दोनों एक सहमे हुए थे। जया भी सभी को गुमसुम देख कर उदास होकर हीरा माई से चिपटी हुई थी, यानी जो जया भी एक उदास थी और वह हीरा माई के पास बैठी हुई थी। बार बार होठ निकाल कर ठुकरने लगी थी। हीरा माई लड़की की बलाएं ले लेकर उसे बहलाने का यत्न कर रही थी, यानी जो लड़की है, बच्ची है, वह भी रो रही थी और वह उसको बहाने बनाकर बहला रही थी, समझाने का प्रयत्न कर रही थी। जहाँ तक वह पड़ता, बच्ची को पिता और माँ से दूर रखे ही थी, यानी जितना संभव हो उतना माता और पिता से वो बच्ची को दूर लेकर ही थी। कनक को बहुत अपमान लग रहा था। स्थिति संभलने के लिए वह रसोई में गई, यानी कनक को अपमान लग रहा था और वह स्थिति को सुधारने के लिए वह रसोई में चली गई। चेला से पूछा, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं करता। हीरा से जया को गोद में लेकर उससे बात की, उसे सोए नहलाया, उसके कपड़े बदले, केशों में फीते बांधे, उससे बात करती रही। 9 बजे पूरी को सुनाकर चेले को पुकारा, हम लोगों के लिए खाना रख दो, मैं नहाकर आ रही हूँ। यानी वो बेटी को तैयार किया और फिर तैयार करने के बाद 9 बजे तक पूरी को सुनाकर चेले को, यानी पूरी को कुछ कहा और बोला कि चेले के नौकर को पुकारा कि खाना लगा दो, हम दोनों के लिए रख दो, मैं नहाकर आ रही हूँ। कनक नहाकर खाने के लिए आई तो चेले से पूछा, बाबूजी को नहीं बुलाया। यानी चेले को पूछा, नहाकर आई तो चेले को पूछा कि बाबूजी को, यानी पूरी को नहीं बुलवाया। चेला पूरी के कमरे में गया, लौटकर उत्तर दिया, अभी काम कर रहे हैं, 10:30 बजे खाएंगे। यानी वो कहते हैं कि चेला गया और पूरी के कमरे में बोला, और आने के बाद वह, यानी पूरी जो है वो कह रहा है कि अभी नहीं, अभी काम है और 10:30 बजे खाएंगे। अभिप्राय प्रश्न था, प्रतीक्षा में बैठकर पश्चाताप और दैथ्य प्रकट करो, यानी अभिप्राय जो भी था वह प्रतीक्षा करो और पश्चाताप करो। कनक का मन उत्तर सुनकर जल उठा, यानी उत्तर सुनकर कनक का मन जल उठाए, क्रोध आया। कनक खाकर प्रेस चली गई, यानी कनक ने खाना खाया और प्रेस चली गई। आज लौटी हो, गिल ने पूछा, यानी गिल ने पूछा कि क्या तुम आज लौटी हो दिल्ली से। नहीं, कल ही आई थी, बहुत थकी हुई थी, गाड़ी में सो नहीं पाई थी। यानी वो गिल कह रही कि कल ही आई हूँ, बहुत थकी थी, और वह कहती है कि गाड़ी में सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं कल नहीं आई। गिल कनक की ओर देखकर मौन रह गया। कनक समझ गई कि उसके उत्तर से गिल का समाधान नहीं हुआ था, यानी कनक ने गिल की ओर देखा और समझ लिया कि ऐसा उत्तर सुनकर गिल का समाधान नहीं हुआ था। पूरे दिन भर दफ्तर में नहीं आया। कनक गिल और रक्स से साधारण ढंग से बोलती चालती संध्या तक काम करती रही, यानी वो पूरी उस दिन दफ्तर में, यानी प्रेस में नहीं आया, और कनक जो है दिन भर गिल और रक्स के साधारण से बोलचाल में काम करती रही, संध्या तक बोलचाल करती हुई। 5:30 बजे रक्स उठाकर चला गया था। कनक ने उठने का कोई संकेत नहीं किया, यानी वह रक्स उठकर चला गया था और कनक एक ही जगह पर बैठी थी। अभी बैठोगी, गिल ने उसकी ओर देखा, यानी गिल उसकी ओर देखकर कहता है कि क्या तुम अभी भी बैठोगी, कल कुछ नहीं किया, घंटे भर और बैठ लूँ। यानी वो कहती कि कनक कल कुछ भी नहीं किया और घंटे भर आज भी बैठूँ, उसकी परवाह मत करो, घर पर काम हो तो जा सकती हो, बैठो तो चाय मंगवा लूँ, पर बाजार की चाय तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। कढ़ाई में उबले दूध की चाय
कनक को सुहाती नहीं थी। यानी वह कहता है गिल, जो चाय मंगवा दूँ या तुम्हें बाजार की जो चाय है वह अच्छी नहीं लगती, और जो कढ़ाई में जो दूध उबाल कर चाय बनाई जाती है वह चाय तुम्हें भाती नहीं है। मंगवा लो पी लेंगे। यानी कनक कहती कि मंगवा लो पी लेंगे। अब आज रहने दो, सब हो जाएगा। चलो तुम्हें अड्डे तक छोड़ आऊँ। गिल कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। यानी वो गिल कहता है कि रहने दो, तुम्हें मैं अड्डे तक, यानी वह जहाँ से टैक्सी मिलती है वहाँ तक मैं छोड़ आऊँ। और गिल ऐसा कहकर वह कुर्सी से उठता है। घंटे भर कुछ काम कर लेती, यानी वो कनक कहती घंटे भर कुछ काम कर लेती। और गिल फिर कहता है उठो न। गली में कनक के साथ चलते चलते गिल ने पूछ लिया, वर में क्या गड़बड़ चल रही है। यानी वो कहती है चलते चलते कनक और गिल साथ चल रहे हैं, और तब गिल पूछ रहा है कि घर में क्या गड़बड़ चल रही है। यह थोड़ा सा शाही प्रिंटिंग की वजह से बराबर घ है तो वही दिख रहा है, तो ये घर में क्या गड़बड़ चल रही है ऐसा पूछ रहा है। क्या मतलब, किसने कहा। यानी कनक एक हैरान होती है और पूछती कि आपके क्या मतलब और किसने कहा। मैं जानता हूँ। गिल ने बात टलने नहीं दी। यानी गिल कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम अपने पति को अभी तक ठीक नहीं पहचान पाई। यानी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जो है अपने पति यानी पूरी को अभी तक पहचान नहीं पाई। गिल गंभीरता से अंग्रेजी में बोला, पूरी अब, यानी गिल जो है प्रतीक्षा कर रहा है और वो अंग्रेजी में बोल रहा है, पूरी अब बंटवारे से पहले का लंपन प्रोजिटेरियल बेटोर साधनहीन नहीं रहा है। यानी वो कह रहा है कि तुमने तुम्हारे पति को नहीं पहचाना। वह जो बंटवारे के पहले, विभाजन से पहले जो वह साधारण था, अब वह साधारण नहीं है, साधनहीन नहीं है। अब उसके पास साधन है। अब वह पेटी बर्जुआ कुछ पूंजी वाले, यानी अब वो उसके पहले विभाजन के बाद पहले उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई पैसे नहीं, लेकिन अब जो है उसके पास पैसे है, साधन है, ऐसा वो बोल रहा है। अब उसे सब और अवसर की कमी और व्यवस्था में विषमता नहीं दिखाई देती। यानी अब वो जिस तरफ चाहे उस तरफ उसके लिए अवसर ही अवसर है, ऐसा वे गिल कनक से पूछ रहा है। उसकी जड़ें जम रही है। अब वह उलट पुलट के विचारों से घबराता है। तुम मतभेदों को बढ़ाकर उसे चिढ़ा देती हो। यानी वो कहता है, गिल कनक से कहता है कि आप जो है वह चारों तरफ उसकी जड़ें हैं, चारों तरफ उसकी जान पहचान है, और वह ज़्यादा उतल पुत करने से उतल-पुत से वह घबरा जाता है, क्योंकि यह एक अच्छे पोजीशन पर है और वो घबरा जाता है। सभी तरफ ये उतल-पुत मचल जाती है, तो एक आदमी नीचे आ सकता है, बड़ा चढ़ा व्यक्ति है तो वो नीचे आ सकता है, इसलिए वह पूरी डरता है और वह चिढ़ जाता है, ऐसा गिल बता रहा है। अपना पारिवारिक जीवन क्यों खराब कर रही हो। यानी वह गिल कनक से बता रहा है कि तुम्हारा पारिवारिक जो जीवन है वह क्यों खराब कर रही हो। गिल की बात बहुत स्पष्ट थी। यानी गिल जो भी कह रहा था वह स्पष्ट शब्दों में कह रहा था। कनक समझ गई पूरी ने गिल से बात की है, उस पर दुराग्रह का आरोप लगाया है, क्या यह उचित है। यानी यह गिल ने बताया, और फिर कनक समझ गई थी और कनक ने समझ लिया कि पूरी ने जो है गिल पर दुराग्रह का आरोप लगाया है, और क्या पूरी का गिल पर दुराग्रह का या दुर्व्यवहार का आरोप करना क्या उचित है। गिल पूरी और कनक दोनों का इतना समीपी हो गया था कि घर के मतभेद और कलह का आभास उसमें सर्वथा छिपाए रखना कठिन था। यानी गिल जो था पूरी और कनक से इतना समीप, इतना वह नज़दीकी हो गया था कि जो भी मतभेद है उन कनक और पूरी के बीच का, वह उसका छुपाए रखना कठिन था। फिर भी कनक ने अपने और पूरी के बीच की बातों की शिकायत उससे कभी नहीं की थी। यानी फिर भी कभी भी शिकायत कनक ने पूरी और कनक के बीच की शिकायत कभी नहीं गिल से की थी। पूरी ने अपनी यातना और गिल की सहानुभूति पाने के लिए जो दृष्टिकोण उसके सामने रखा था वह कनक को अन्याय लगा था। यानी पूरी ने जो भी उसकी यातना है और जो भी सहानुभूति है, वह सहानुभूति पाने के लिए जो दृष्टिकोण रख कर गिल के सामने रखा था, वह कनक को अन्याय लग रहा था। अपनी खिन्नता दबा नहीं सकी, यानी अपनी जो खिन्नता है वह दबा नहीं सकी और बोल पड़ी, बताओ वास्तविकताओं को छुपाकर सदा छलना का ही सहना
सहारा लेकर जीवन कैसे चल सकता है। यानी वह कनक गिल को पूछ रहे कि बताओ, वास्तविकता को, जो वास्तविकता है उसको छुपाकर झूठे का सहारा लेकर जीवन कैसे चल सकता है, या जीवन झूठे का सहारा लेकर जीवन जिया कैसे जा सकता है। मैं सदा झूठ को निगलती रहूं, क्या इसी के लिए मैंने सबका विरोध सहा है। यानी कनक कह रही है गिल से कि मैंने सदा मैंने जो भी झूठ है मैं उसको निगलती रहूं, दबाती रही हूँ, और क्या इसी के लिए मैंने सबका विरोध किया था। यानी उसने पूरी से विवाह किस लिए किया था, एक अच्छा जीवन जीने के लिए किया था, लेकिन वह आप अच्छा जीवन जी रही क्या। तो यहाँ तक आज यही वीडियो में देखते हैं, और इसके आगे का भाग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।